हरियाणा पुलिस शॉर्टलिस्टिंग केस के बारे में एक एक डिटेल चाहिए है। पूरा का पूरा केस समझना है, ग्राउंड रियलिटी समझनी है और आप सब पिटिशनर्स को अब क्या करना है इस वीडियो में पता लग जाएगा। इसलिए आप सभी को इस वीडियो में बना रहना है। राम राम जी सारे ने, मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम एचएसएससी की भर्तियों के बारे में बात करेंगे। एचएसएससी ने 2 जुलाई 2026 को हरियाणा पुलिस के केस में कैसा रिप्लाई फाइल किया है उसके बारे में बात करेंगे। इससे आपकी भर्तियों पर क्या असर पड़ने वाला है। प्रमिला केस सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई होने वाली है उसमें क्या हो सकता है। उसके साथ साथ प्रमिला केस आप सभी के केस से कैसे रिलेट करता है। पिटिशनर्स को अब क्या करना चाहिए। जिन्होंने भी हाइट, चेस्ट, एज इनका रिलैक्सेशन ले लिया है और पिटिशनर बने हुए हैं उनको क्या कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ साथ एक अफवाह फैला रखी है कि जो सीईटी 2024 में रिजल्ट आया था 25,000 बच्चों का, वो भर्ती गिर जाएगी। तो सारी की सारी ग्राउंड रियलिटी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। आप सभी को ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखनी है। चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। तो भाई अब हम रिप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो CWP 12/488 2026 ये केस था, कौशल कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें HSSC को बोला गया था कि भाई आपको 2 जुलाई से पहले पहले अपना रिप्लाई सबमिट करना है। तो भाई राजीव सिंधु अंडर सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला की तरफ से रिप्लाई फाइल कर दिया गया है। आप सभी का टाइम ख़राब नहीं करूँगा, इसलिए पॉइंट 1 से पॉइंट 11 तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सभी को नहीं पता, क्योंकि उसमें सारी की सारी चीज़ें GRP की, मेल कांस्टेबल की हमने वैकेंसी निकाली थी, CET कब हुआ था, उसका प्रोसीजर क्या है, NCC के कितने नंबर हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रखी है। पंजाब पुलिस रूल 1934 और इसकी अमेंडमेंट इसमें लागू करी गई है। पिछला टेस्ट और अब 97% वेटेज के साथ होगा। ये सारी चीज़ें इसमें लिख रखी हैं। तो हमको ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे वेस्ट नहीं करना, तो हम सीधा पॉइंट पे चलते हैं। बहुत सारे बालका ने मैं तो ये क्वेश्चन कराया था कि भाई हम कैटेगरी के कैंडिडेट हाँ, लाइक कोई ऐसी कैटेगरी से है, कोई BCA कैटेगरी से है। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि भाई हमने एज रिलैक्सेशन ले रखी है अपनी कैटेगरी की, उसके बाद क्या हम जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की जगह PMT PST दे सकते हैं पिटिशनर बन के। तो भाई मैं आप सब ने बता दूं कि आपका PMT PST होना मुश्किल है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आप सब ने बता दूं कि जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट जब 3 साल की एज रिलैक्सेशन ले लेगा तो उसकी 28 साल अपर एज लिमिट होगी। लेकिन आप सब की अपर एज लिमिट शायद 33 साल है। अब आप एक बात बताओ कि एज आपकी मान लो 32 साल होगी, तो आप इस 28 जो अपर एज लिमिट का बच्चा है इसकी सीट पे आप कैसे आ जाओगे। आपने एक बार एज रिलैक्सेशन ले ली, अब आपका अपनी ही कैटेगरी में आप सभी को लड़ना पड़ेगा, तो आप जनरल सीट पे नहीं आ सकते। इसी के रिगार्डिंग HSSC ने रिप्लाई फाइल किया है पॉइंट नंबर 11 में। इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो HSSC का कहना है कि पिटिशनर ने रोंग अजम्पशन के बेस पर केस कर दिया है। इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन्ड इंस्ट्रक्शन द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर इज बेस्ड अपॉन रोंग अजम्पशन। इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है कि वो आप सब के ऊपर ही मतलब थोप रहे हैं इस चीज़ को कि आप सब ने गलत किया है। तो उसके बाद कमीशन ने बताया है कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को फाइनल रिजल्ट के समय जनरल कैटेगरी में ट्रांसपोज करेंगे। द रिस्पोंडेंट कमीशन विल ट्रांसपोज अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट टू द पोस्ट ऑफ अन रिजर्व कैटेगरी इन द फाइनल रिजल्ट when the reserved category candidates fulfill the criteria prescribed for unreserved category candidate। अब इसका मतलब है कि जनरल कैटेगरी में आप सभी को फाइनल रिजल्ट के समय ट्रांसपोज किया जाएगा, वो भी तब जब आप सभी जनरल कैटेगरी की सारी शर्तों को पूरा करते हो। मान लो PMT PST में आप सब ने कोई रिलैक्सेशन ले ली, आपने चेस्ट की ले ली, हाइट की ले ली या एज की ले ली, तो उसके बाद आप सभी जनरल कैटेगरी में कभी नहीं जा सकते। आप सभी को अपनी ही कैटेगरी में लड़ना पड़ेगा। इन दिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट द क्राइटेरिया ऑफ PMT इज़ डिफरेंट। तो अब इसमें कमीशन कह रहा है कि PMT शेड्यूल है, जो PMT का स्टैंडर्ड है हाइट का, चेस्ट का, एज का, वो अनरिजर्व्ड और रिजर्व कैटेगरीज के लिए अलग अलग है।
अगर हमने इनिशियल स्टेज पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जनरल कैटेगरी की सीट पर, तो ही और सी में नोट फुलफिल द पीएमटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर जनरल कैटेगरी इन व्यू ऑफ हाइट, चेस्ट एंड ऑल्सो एज। मैंने ये आप सभी को पहले ही बता दिया। इन दिस सिनेरियो इट में क्रिएट मैस एट द टाइम ऑफ रिजल्ट शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये कोर्ट में कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने इनिशियल स्टेज पर ऐसा कर दिया तो शॉर्ट लिस्टिंग और फर्दर सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए आप जो भी कंटेंशन पटिशनर द्वारा डाली गई है उसको निरस्त कर दें। अब हम पॉइंट नंबर 12 के बारे में पढ़ेंगे। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको थोड़ी हंसी भी आ सकती है। तो एचएसएससी ने क्या रिप्लाई फाइल किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दैट द पिटिशनर नेवर चैलेंज द वैलिडिटी, लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटी ऑफ द एफोरसेड रूल्स ऑफ दिसंबर 2025। भर्ती के लिए एचएसएससी ने दिसंबर 2025 में रूल फ्रेम किए थे। तो इसमें एचएसएससी कह रही है कि पिटिशनर ने दिसंबर 2025 रूल्स, जो भर्ती के लिए रूल्स बनाए गए थे, उनकी वैधानिकता और संवैधानिकता पर कभी भी चैलेंज नहीं किया। अब उसके बाद एचएसएससी कह रही है कि एक बार जब भर्ती शुरू हो जाती है, इसमें यह चीज़ देखो कि वंस द सिलेक्शन प्रोसेस was initiated and conducted in accordance with the prescribed rules and in fact with a more liberal standard by shortlisting candidates beyond the mandate ratio। तो अब इसमें एचएसएससी कहना चाहती है कि एक बार जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग ही भर्ती की जा रही है और बच्चों की रेशियो से ज़्यादा बच्चे बुलाकर एचएसएससी ने बड़ा दिल दिखाया है। तो भाई एचएसएससी ने कौन सा बड़ा दिल दिखा दिया, मुझे तो समझ नहीं आया। पेपर की जो पॉलिसी कव है उसमें 10 गुना बच्चे बैठने चाहिए, अब आप चाहिए उसमें 50 गुना बच्चे बुला लो, लेकिन पेपर में सिर्फ 10 गुना बच्चे ही बैठेंगे, कुछ बच्चे बाहर भी रह सकते हैं। तो भाई यह चीज़ एचएसएससी ने पता नहीं क्यों लिखी है, मुझे तो समझ नहीं आई। इसके साथ साथ अब एचएसएससी कह रही है कि अगर हम ट्रांसपेरेंट रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं तो जो कोर्ट ने पहली डेट पर फाइंडिंग्स दी थी जिसमें पिटिशनर्स को अलाउ किया गया था प्रोविजनली पीएमटी, पीएसटी और पेपर में, तो भाई इसमें एचएसएससी प्रे कर रही है कि उस फाइंडिंग्स को हटा दिया जाए। पॉइंट नंबर 13 में एचएसएससी ने भाई रिप्लाई फाइल किया है कि यह भी लिखा जाना उचित होगा कि दैट द सिमिलर क्लोज रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ रिजर्वेशन एट फाइनल स्टेज, रिजर्वेशन फाइनल स्टेज पे दिया जाना है या फर्स्ट स्टेज पे दिया जाना है, इस चीज़ के लिए पहले ही एक केस चला हुआ है, वो है CWP नंबर 23/917 ऑफ 2023 टाइटल्ड एज परमिला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। ये बहुत ही एक मशहूर केस है, आप सभी को हमेशा ये सुनने को मिला होगा कि रिजर्वेशन में परमिला नाम से एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो भाई उसमें मैं आप सब ने एक चीज़ और बता दूं जो कोई मेंशन नहीं करता होगा, परमिला को प्रोविजनली अलाउड किया गया था, प्रोविजनली अलाउ किया गया था मेंस में बैठने के लिए। ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 29 ऑफ 2023 थी, मैथ्स पीजीटी की वैकेंसी थी ये। इसमें मेंस में बैठने का मौका नहीं मिला था परमिला को, इसलिए उसने केस किया था, तो उसको बिठा दिया गया था, लेकिन वो उस पेपर में फेल कर गई थी। लेकिन अब आप सब इस चीज़ को मतलब क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि अगर वो फेल कर गई तो केस क्यों चल रहा है। तो भाई जो रिजर्वेशन का केस हुआ है वो फंडामेंटल राइट का केस हुआ है। अब आप सभी को बता दूं कि जो HPSC है उसने उस ऑर्डर जजमेंट जो 8/1/2024 को परमिला जीत गई थी और उन्होंने बोल दिया था कि प्री स्टेज पे शॉर्ट लिस्टिंग दोबारा करो, तो उसके खिलाफ HPSC LPA में गई, LPA नंबर 329 ऑफ 2024 टाइटल्ड एज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस परमिला एंड अदर्स। इस केस में 9/4/25 ने एक ऑर्डर आया था जिसमें 8/1/2024 का जो ऑर्डर आया था उसी को लागू रखा
और HPSC इस केस में हार गई। उसके बाद HPSC ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला जिसका डायरी नंबर है 38804 ऑफ 2025, टाइटल्ड एज हरियाणा पब्लिक कमीशन वर्सेस परमिला एंड अदर्स, जहाँ पर जो 9/4/25 ने जो ऑर्डर आया है उसको स्टे कर दिया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज़ में ये बोला गया था कि दोबारा से शॉर्ट लिस्टिंग करो, तो उसमें ये चीज़ लिखी गई है कि हमको ये केस अच्छे से सुनना पड़ेगा, इसलिए जब तक केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक स्टे रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप सबको भी इसी केस की जजमेंट का वेट करना पड़ेगा रियलिटी में, कि जब सुप्रीम कोर्ट में प्रमिला जीत जाएगी तो उसका रेफरेंस आप हाई कोर्ट में लगाकर अपने केस में जीत सकते हो। इन चीज़ों का आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत सारे बड़का के में द्वारा मैसेज आया करें कि भाई प्रमिला जीत गई तो 2024 की जो CET का 25,000 का रिजल्ट आया था वह भर्ती पड़ जाओगी। तो भाई मैं आप सब एक चीज़ बताऊं, PGT की और भी बहुत सारी वैकेंसी आई थी, सारी की सारी पूरी होगी और वे कभी भी नहीं पढ़ेंगी। सिर्फ इस जजमेंट में प्रमिला का जो जजमेंट है जो हाई कोर्ट में आया था उसमें यो कहा गया है, जो PGT मैथ है ना, PGT मैथ, सिर्फ उसका जो शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है वह रिवाइज़ करनी है। उसके बारे में और भर्तियाँ पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी इस बारे में कोई फैसला नहीं था, इसलिए CET 2024 की जो भी भर्ती हो रही हैं उनके ऊपर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप सब ने हरियाणवी में क्या करें, नो हाथ की सोड़ में सो। तो आप सब ने ये चीज़ें समझ के चलनी है। बहुत सारे बालक या यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बना के ने बिना बात की हाइप भी क्रिएट कराया करें, तो ऐसा कुछ नहीं है जो यूट्यूब पे फैलाया जाता है। तो मिलेंगे भाई। HSSC इस केस में एक नया रेफरेंस लेके आई है जो कि सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसकी जजमेंट है सितंबर 9, 2025 की, टाइटल्ड एज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस साजिब रॉय। इसमें साफ साफ ये लिख रखा है कि किसी कैंडिडेट को, जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसको जनरल में सेलेक्ट करना है या नहीं करना, ये अलग अलग केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। इसमें साफ साफ लिख रखा है, ये चीज़ देखो, ऑन द फैक्ट ऑफ ईच केस। लेकिन इसमें एक चीज़ और लिख रखी है, अगर सिलेक्शन प्रोसेस में कोई शर्त लगा रखी है या स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग हैं और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए अलग हैं, तो इसमें साफ साफ ये लिख रखा है कि अगर कोई शर्त लगा रखी है तो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जगह नहीं आ सकता, उसको ट्रांसपोज नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ ये भी लिख रखा है कि अगर कोई शर्त नहीं है तो ही उसको ट्रांसपोज किया जा सकता है। जितने भी मेन पॉइंट्स थे वे मैंने आप सभी को बता दिए हैं। उसके बाद HSSC ने कुछ कॉमन पॉइंट लिख रखे हैं कि एडवर्टीजमेंट रूल्स मैग्ना कार्टा होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, उनको चेंज ना किया जाए। और साथ साथ में उन्होंने बताया है कि 6500 प्लस पटिशनर हो गए हैं, 70 जो केस हैं वे कौशल कुमार केस के साथ कनेक्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगी भर्ती करनी, इसलिए रोक लगाई जाए। HSSC ने जो रिप्लाई फाइल किया है उसमें प्रमिला केस की जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आ रखी है उसके बारे में भी मैं आप सभी को बता दूं, ये कॉपी रिप्लाई में अटैच करी गई है। तो ये पढ़ना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, HSSC बार बार इस जजमेंट के बारे में क्यों जिक्र कर रही है और आपकी भर्ती से इस केस का क्या रिलेशन है, वही चीज़ें मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो भाई ये एक स्पेशली पिटीशन है जो कि HPSC ने लगाई है, जिसका डायरी नंबर है 38804 2025। ये क्यों लगाई गई है, LPA 329 2024 HPSC ने लगाई थी जो कि डिसमिस हो गई थी और 9/4/25 को इसका जजमेंट आया था। अब उसके खिलाफ HPSC सुप्रीम कोर्ट में आई थी, किसके खिलाफ, प्रमिला एंड अनदर्स के खिलाफ। तो अब आपको आगे पढ़ना ये ज़रूरी है, आपकी भर्ती के लिए ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट क्यों हैं,
तो क्या रिलेशन बनता है आपकी भर्ती का और प्रमिला वाली भर्ती का, उस चीज़ को मैं आप सबको क्लियर करने के लिए पॉइंट नंबर 2 पे ले जाना चाहूँगा। तो भाई द शॉर्ट इश्यू विच अराइजेज फॉर आवर कंसिडरेशन इज एज रिगार्ड्स माइग्रेशन फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी टू अनरिजर्व कैटेगरी एट द स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग। अब आप सबको पढ़ के ये पता लग गया होगा कि जो आप हाई कोर्ट में मांग कर रहे हो वही मांग प्रमिला केस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अब आप ये समझ के चलो कि भाई इसमें भी रिजर्व कैटेगरी की जो स्टूडेंट हैं वे अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होना चाहते हैं एट द स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग। लेकिन HSSC और HPSC क्या कहती है कि हमें फाइनल रिजल्ट में उनको माइग्रेट करेंगे। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि दोनों के दोनों केस बिल्कुल डिट्टो सेम हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट प्रमिला केस की आ जाती है तो आप सभी का जीतना 100% श्योर है। लेकिन क्या 2-3 महीने में ये केस सुलझ जाएगा? क्या आपकी भर्ती पूरे होने से पहले ये केस सुलझ जाएगा? तो भाई मैं आप सभी को बता दूं कि ये केस नियर फ्यूचर में नहीं सुलझने वाला। उसका कारण मैं आप सभी को अगली 30 सेकंड में दे दूंगा। उससे पहले हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो भाई द सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर कौन है? HPSC इज़ दैट सच माइग्रेशन वुड बी परमिसेबल। जो बच्चे मांग रहे हैं उस टाइप की माइग्रेशन स्क्रीनिंग के टाइम पे नहीं हो सकती। वो तभी हो सकती है जब या तो रूल्स अलाउ करते हो या एडवर्टीजमेंट में लिखी हुई चीज़ें अलाउ करती हो। इसमें साथ साथ ये भी बताया गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट से मेरिट डिटरमाइन नहीं हो सकती, इसलिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेरिट लागू नहीं हो सकता। अब आप सबको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हमें ये केस सुनने की ज़रूरत है, इसलिए जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक द अफेक्ट एंड ऑपरेशंस ऑफ इम्पजेंट ऑर्डर डेटेड 9/4/25 जो कि LPA में आया था वो स्टे कर दिया गया है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई ये 6 वीक के लिए बोला गया था, लेकिन अभी 1 साल होने वाला है। HPSC ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट डेट होती जा रही है। अब नेक्स्ट डेट है 21 जुलाई। लेकिन क्या 21 जुलाई को केस सुलझ जाएगा? तो भाई बिल्कुल नहीं। अभी केस रजिस्ट्रार के सामने सुना जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज के सामने ये केस नहीं सुना जा रहा। जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे HPSC अपना रिप्लाई फाइल कर देगी। उसी के बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने सुना जाएगा और तब फैसला आने की उम्मीद होगी। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि भाई अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, इसमें नेक्स्ट डेट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब आप सभी को ये समझ लेना चाहिए कि बहुत लंबे समय के बाद ये केस सुलझने वाला है। उसी के बाद आप सब जीत सकते हो। इसलिए जितने भी भाई हैं जो सिर्फ हरियाणा पुलिस की भर्ती पे मुंह टिकाए बैठे हैं कि हम नहीं समय लागना है और वेट कर रहे हैं जजमेंट का, तो भाई आपकी जजमेंट नियर फ्यूचर में नहीं आने वाली। आप सभी को तैयारी करनी पड़ेगी दूसरी भर्तियों की, अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो और आपको जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए। सारी की सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी हैं। अपना छोटा भाई मान के सिर्फ यह चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई इब यह भर्ती नहीं निपटेगी। आप सभी पिटिशनर बन के बेशक पेपर में बैठ जाओ, लेकिन आप सबका लगना बहुत कम चांसेस हैं। इसलिए आप सभी को ग्रुप D, SSC, दिल्ली की कोई भर्ती आ गई DSSB की या फिर कोर्ट्स क्लर्क की, किसी भी भर्ती में आप सब लग जाओ और अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करो। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।